ही उसकी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेचारी इस बेरहम गर्मी और धूप को नहीं सहन कर पाई। बहुत समय पहले की बात है। बिजनौरपुर गांव के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव जनकपुर में श्यामलाल अपनी पत्नी राधिका, बेटी गुड़िया और बुढ़ी माँ कलावती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामलाल के पास थोड़े बहुत खेत थे, जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उस खेत के उपजे अनाज से श्यामलाल के परिवार का साल भर तक गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह श्यामलाल जब अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी छोटी बेटी गुड़िया उसके पास आती है। पापा पापा जल्दी घर चलो, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर श्यामलाल बहुत घबरा जाता है और गुड़िया के साथ दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर श्यामलाल बहुत घबरा गया और जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। सुनो भाई, आपकी माँ को एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें इनको रोजाना देना होगा, जिससे थोड़ा बहुत इनका हेल्थ ठीक रहेगा, लेकिन वह दवाइयाँ बहुत महंगी है। डॉक्टर की यह बात सुनकर श्यामलाल बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह उन दवाइयों को खरीद सके। श्यामलाल के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी जमीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ धर्मवीर से ब्याज पर ले लेता है। कलावती का महंगा इलाज और महंगी दवाइयां होने के कारण श्यामलाल का लगभग सारी जमीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब श्यामलाल के पास खेती करने के लिए थोड़ा सा टुकड़ा बचा था। अब श्यामलाल की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गया था। अब उसे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी पड़ा। मुश्किल हो गया था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर और उस सेठ धर्मवीर का ब्याज चुका सके। एक दिन सेठ श्यामलाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ श्यामलाल, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, वापस कब चुकाएगा? सेठ जी, आपको तो मेरे हालात के बारे में तो पता ही है। अरे ये तो तेरा रोज का रोना धोना है। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरह मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो श्यामलाल समझ लो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही खेतों से फसल काट कर उससे जो पैसे की बचत होगी, आपको देने की कोशिश करूंगा। अरे कोशिश करूंगा का क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कहां से दूं मैं? ऐसा कहकर श्यामलाल रोने लगता है। श्यामलाल को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, अरे ओ श्यामलाल, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे बहुत देखे तेरे जैसे, पहले तो मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हो और जब वापस देने की बारी आती है तो मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने लगते हो। अब मेरे बात को ध्यान से सुन, अगर 1 महीने के भीतर तुमने हमारा सारा पैसा ब्याज सहित नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची कुची जमीन है वह सब छीन लूंगा, और फिर यह तुम्हारा मगरमच्छ जैसा आंसू भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। समझ में आई मेरी बात की नहीं? थोड़ा रहम करो सेठ जी, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहां रहेंगे? मेरे पास एक टूटी फूटी घर ही तो है, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी रहती है। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब पर रहम कीजिए मालिक। आपके पास तो इतना धन दौलत है, 10-5 हजार आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मालिक कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है। उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे ही उनका तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं आपका एक एक पाई लौटा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है मालिक। ऐसा कहकर श्यामलाल सेठ धर्मवीर के चरणों में गिर जाता है। रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो मालिक। मेरे पास इतना पैसा है तो इसका मतलब मैं अपना सारा पैसा बांटता फिरूं?
ये क्या बेवकूफी वाला बात कर रहा है? सुन श्यामलाल, अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहाँ से। इतना कहकर सेठ धर्मवीर श्यामलाल को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा श्यामलाल बिना कुछ बोले दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसकी मन अंदर से टूट गया था। वह सोच रहा था कि अगर सेठ उसकी जमीन और घर ले लेंगे तो गर्मियों में वह अपनी बूढ़ी बीमार माँ और पत्नी छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाएगा। यह सोचते सोचते श्यामलाल घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर उसका इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी को अपनी तरफ आता देख श्यामलाल अपने आंखों से आंसू पूंछ लेता है। पापा पापा आ गए आप। माँ देखो ना, पिताजी घर आ गए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहेली के पास खेलने नहीं गई? बस पापा जा रही हूँ। आपको देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो गर्मी भी आने वाली है। आप इस बार की गर्मियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। गुड़िया की ये बातें सुनकर श्यामलाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। इस बार की गर्मियों में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। राधिका अपने पति को आंसू पोंछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि ये सेठ धर्मवीर के यहाँ गए थे और वो सेठ इन्हें कुछ ऐसा जरूर कुछ बोला होगा जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। और राधिका गुड़िया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अरे गुड़िया, देखो पापा अभी थके हारे हैं। जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो। बबली और पिंटू कब से तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ खेलने। गुड़िया की जाते ही राधिका अपने पति से पूछती है, ओ जी क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं हुआ भाग्यवान, बस सेठ धर्मवीर कर्ज के पैसे मांग रहा था और सेठ बोल रहा था कि अगर 1 महीने के भीतर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर और जमीन छीन लूंगा। और राधिका देखो, गर्मियां भी आने वाली है। अगर सेठ हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा तो हम इन गर्मियों में कहां जाएंगे। ये सब बातें करते करते श्यामलाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति के आंखों में आंसू देखकर राधिका अपने पति से कहती है, अरे जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। भगवान भी देख रहे हैं कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं। वह हमारे साथ इतना निर्दयी नहीं होगा। देखो, कोई ना कोई तो हल निकल जाएगा। श्यामलाल और राधिका की सारी बातें अंदर चारपाई पर लेटी उसकी बीमार माँ सुन लेती है और उसकी माँ श्यामलाल को अंदर से बुलाती है। ओ बेटा श्यामलाल, जरा इधर तो आ। अपनी माँ की आवाज सुनकर श्यामलाल अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास आके बैठ। श्यामलाल अपनी माँ कलावती के पास जाकर बैठ जाता है। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा तो समय आ गया। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? आज मेरा समय खराब है, जल्द ठीक भी हो जाएगा। समय का चक्कर जब उल्टा हो ना, तुम मुसीबत बिन बुलाए आ जाती है। आप चिंता मत करिए माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बेटा, मैं तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी बेटा कि तू जो मेरी दवाइयों पर पैसा खर्च करता है बेटा, अब वह मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपना यह जमीन और घर बचा ले देकर। अब यह थोड़ी सी जमीन और यह घर तो बचा है तुम्हारे पास। अगर यह सब भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो आगे क्या होगा तुम दोनों का। श्यामलाल चुपचाप सिर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी मेरे पास 1 महीने का समय है, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ, अब तू ज्यादा बातें मत कर, चल सो जा। और माँ, तुम इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। इतना कहकर श्यामलाल भी सोने चला जाता है। सुबह उठते ही श्यामलाल अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अभी फसल तैयार होने में कुछ दिन बाकी है और गर्मी भी करीब आ गई है, तो क्यों ना इतने दिन मैं कुछ काम धंधा कर लूं, जिससे कि सेठ का कुछ कर्ज भी चूकता हो जाएगा और गर्मी के लिए पंखे भी आ जाएंगे। ठीक है जी, मैं भी यही बोलने वाली थी आपको कि कुछ काम धंधा कर लीजिए। घर की मरम्मत भी करवानी है, दरवाजे छत खिड़कियां लगभग टूट ही चुकी हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। माँ को समय पर दवाइयाँ दे देना और मुन्नी का भी ख्याल रखना।
इतना कहकर श्यामलाल घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। श्यामलाल पूरे जनकपुर गांव में काम ढूंढता है। आखिरकार शाम होते होते श्यामलाल को सेठ धनवान के यहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है। भगवान का शुक्र है, कोई तो काम मिला। श्यामलाल आज थोड़ा खुश था क्योंकि काम मिलने से उसके मन में एक उम्मीद की किरण जग गई थी, जिससे कि अब वह अपने घर और जमीन को उस सेठ से बचा लेगा। शाम हो चुकी थी और ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे जी, आ गए आप। कोई काम मिला क्या? हाँ, भाग्यवान गांव में वो सेठ धनवान है ना, उनके यहाँ मजदूरी का काम मिला है। उन्होंने बोला है कल से काम पर आ जाना। अच्छा जी, सही है। अब तो चलो आप खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। श्यामलाल खाना खाकर अपने माँ के पास पहुंचता है और हालचाल पूछता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन श्यामलाल सेठ धनवान के यहाँ काम पर चला जाता है और दिन भर वहां पर मजदूरी का काम करता है। इस प्रकार उसे काम करते करते लगभग 1 महीना पूरा होने को आया था। गर्मियों ने भी अपने पैर फैला लिए थे और इधर श्यामलाल की पूरी फसल पककर तैयार हो गई थी। एक सुबह वह सेठ धनवान के यहाँ पहुंचता है और कहता है, सेठ जी, महीना भी पूरा होने वाला ही है। आप थोड़ी मजदूरी दे देते तो अच्छा होता। घर के लिए राशन का सामान और बेटी के लिए कपड़े खरीदने थे। गर्मी भी आ चुकी है। सेठ जी, बीमार माँ के लिए एक पंखा भी खरीदना है। अरे श्यामलाल, कम से कम पूरा महीना तो काम कर लेता। पहले ही पैसा मांगने आ गया। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। जब पूरा महीना हो जाएगा तब आना पैसा लेने। सेठ जी, कुछ कीजिए ना, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और बीमार माँ के लिए दवाइयाँ भी लानी है। अरे बोला ना, तुमको एक बार फिर समझ नहीं आता। पैसे नहीं है मतलब नहीं है। महीना पूरा होते ही मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। यह सेठ धर्मवीर सेठ का बाप निकला। बेचारा श्यामलाल चुपचाप काम पर लग जाता है। गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी, शाम भी होने वाली थी। इस कड़ाके की गर्मी में और तपती धूप में किसी तरह अपना काम खत्म किया और फिर बेचारा दुखी मन से घर के लिए रवाना हो जाता है। श्यामलाल की पत्नी उसके आने का घर के आंगन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अरे जी, आज इतना देर क्यों कर दिया आने में? मैं कब से आपकी इंतजार कर रही थी। ऊपर से ये गर्मी जान ले रही है। सुनिए जी, हम लोग किसी तरह ये गर्मी सहन कर लेंगे, लेकिन माँ जी को ये गर्मी नहीं सहन हो रही है। आपको उनके लिए एक पंखे का व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने तो कुछ नहीं कहा है आपको। अरे भाग्यवान, अब क्या ही बताऊं। सेठ धनवान से थोड़ा पैसा मांगने गया था घर की जरूरतों के लिए, लेकिन वो गुस्से में मुझ पर ही चिल्लाने लगे। बोल रहे थे 1 महीना तो पूरा होने दो, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अरे जी, ये ऐसे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज खेत देखने गई थी। हमारी फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई है। कल आप काम पर मत जाना, हम फसल की कटाई करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमारी पूरी तकलीफ दूर हो जाएगी। राधिका, तुम सत्य बोल रही हो, लेकिन मुझे एक चिंता खाई जा रही है। कौन सी चिंता जी? जो आपको इतना परेशान कर रही है कि आपको भूख प्यास नहीं लग रही है। अगर ऐसे ही रहा तो आप भी बहुत जल्द बीमार पड़ जाओगे। घर में एक बीमार माँ पहले से ही है। अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम लोग कैसे झेंगे? आप इन सब चीजों की बातों को लेकर चिंता मत करिए। जो जैसा करेगा ऊपर वाला उसे वैसा ही दिखाएगा। और ना हमने किसी के साथ गलत किया है, ना ही ऊपर वाला हमारे साथ गलत करेगा। किसी ने सही कहा है राधिका कि मजदूर का हक कभी मारना नहीं चाहिए, उसे पैसे समय पर मिलना चाहिए। हाँ जी, बोल तो आप सत्य ही रहे हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए। लेकिन आज कल के ये सेठ लोग ये बात क्या ही समझे। तुम सत्य बोल रही हो राधिका, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। रात ज्यादा हो गई है, गर्मी भी बहुत लग रही है। चल के खाना खा लीजिए, सुबह फसल की कटाई भी करनी है। फिर वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। गर्मी का प्रकोप और बढ़ जाता है। खूब कड़ाके की धूप होती है कि मानो घर से निकलते ही धूप के कारण शरीर चलने लगता है। मई की गर्मी सबके लिए काल बनकर आई थी। कड़ाके की धूप और अधिक गर्मी के कारण गांव और गांव की गलियां सब सुना पड़ी थीं। श्यामलाल मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह ये गर्मी और धूप खत्म हो जाए।
ताकि मैं अपने फसल की कटाई कर लूं। ये गर्मी लगातार 3-4 दिन से अपना कहर मचा रही थी। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और अब जनकपुर में गर्मी पहले से 4 गुना बढ़ चुकी थी। देख रही हो राधिका, ये धूप और गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ जी, ऊपर वाला ही जाने ये गर्मी कब खत्म होगी। अगर ऐसे ही गर्मी रहा तो अपना सारा फसल जलकर बर्बाद हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो राधिका। भगवान ही जाने अब हमारी फसल का क्या होगा। इतना भयानक गर्मी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। धूप को थोड़ा कम होने दो राधिका, फिर हम अपना फसल देखने चलेंगे। तब तक तुम एक काम करो, जाकर मटके से ठंडा ठंडा पानी निकाल कर तो लेकर आओ, बहुत तेज से प्यास लगी है। शाम होती है, फिर वह दोनों फसल देखने चल देते हैं। वह दोनों जब खेत पहुंचते हैं तो खेत का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। इस गर्मी और कड़ाके की धूप ने उनकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। राधिका, अब मैं क्या करूं? इस बार की गर्मी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। फसल बर्बाद हो गई। सेठ धर्मवीर का कर्ज भी देना है, नहीं तो वह हमसे हमारा घर और जमीन सब कब्जा कर लेगा। हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अब मैं तुम सबको बेघर होने से कैसे बचा पाऊंगा? हाँ जी, ये फसल ही तो हमारा एकमात्र सहारा था, वह भी बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? हाँ, भाग्यवान हमारे पास एक पंखा खरीदने तक का पैसा नहीं है। कल परसों सेठ धर्मवीर भी पैसे लेने आने वाला है। वो बेचारे इस मौसम के मार के आगे क्या ही कर सकते हैं। वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। उस रात श्यामलाल और उसकी पत्नी बिना कुछ खाए पिए लेट जाते हैं। गर्मी अधिक होने के कारण श्यामलाल को उलझन और घबराहट सी होती है। किसी तरह वह रात काटता है। अगली सुबह फिर वही गर्मी और कड़ाके की धूप से उसका सामना होता है। सेठ धर्मवीर से पैसे लिए 1 महीना पूरा हो जाता है। सेठ कुछ ही क्षण में श्यामलाल से पैसा मांगने उसके घर पहुंच जाता है। श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, बाहर आ जल्दी, मुझे बहुत गर्म लग रही है। ऊपर से यह धूप बदन को जला रही है। बाहर आ रहा है कि नहीं, या मैं खुद ही अंदर आऊं? सेठ धर्मवीर की आवाज सुनकर श्यामलाल को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्या रे श्यामलाल, हो गया पैसों की व्यवस्था? नहीं मालिक, मैं अभी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ। मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता। इतनी गर्मी और कड़ाके की धूप में काम भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो तरस खाइए हम पर सेठ जी। सेठ धर्मवीर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और श्यामलाल से कहता है, अरे बहुत समय दे दिया मैंने तुझको, तुम भूखे नंगे लोग चले आते हो, पैसा मांगने और पैसा वापस देने के समय पर रोने लगते हो। बहुत हो गया तुम्हारा यह खेल, अब तू मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। इतना कहकर सेठ धर्मवीर अपने आदमियों से कहता है, अरे ओ कालू और बबलू, बहुत देर हो गई इसके चबर चबर बोलते हुए। इसकी माँ, बीवी, बच्चे और घर के सारे सामान बाहर फेंक दो। सेठ के इतना कहते ही वे दोनों श्यामलाल का सारा सामान घर से बाहर फेंक देते हैं। यह सब देखकर गुड़िया बहुत डर जाती है। थोड़ा दया करो मुझ गरीब पर सेठ जी। इतनी कड़ाके की गर्मी में मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? धूप और गर्मी से मेरी माँ मर जाएगी, रहम करो मालिक। सेठ धर्मवीर श्यामलाल की एक भी नहीं सुनता है और उसके सारे सामान को बाहर फेंकवा देता है। ये सेठ उन बेचारों को बेघर कर देता है। श्यामलाल अपनी माँ और बेटी और पत्नी के साथ रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे जैसे दोपहर होने लगता है, गर्मी और धूप बढ़ने लगती है और चारों तरफ सन्नाटा ही छाने लगता है। धूप से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा गर्मी और गर्म लू चलने के कारण श्यामलाल की माँ का तबीयत और बिगड़ने लगा। श्यामलाल की माँ धूप और गर्मी के कारण पसीने से लहूलुहान हो गई थी। श्यामलाल अपनी माँ को धूप से बचाने के लिए छाता ढूंढकर लेकर आता है। तब जाकर थोड़ा बहुत उसकी माँ को आराम मिलता है। जैसे तैसे करके जेठ की गर्मी का दिन गुजारता है और रात होती है। रात में उनको थोड़ा आराम मिलता है। फिर अगली सुबह होती है। जैसे तैसे करके उन्होंने रात तो गुजारी, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और श्यामलाल की माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थीं। इसीलिए वह मदद मांगने गांव में जाता है। वह सबके सामने हाथ जोड़कर मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बदकिस्मती तो देखो, किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद के लिए भटकते भटकते बेचारा श्यामलाल पूरा दिन बीता देता है।
लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली थे। रात भी होने वाली थी तो वह अपने परिवार के पास खाली हाथ चल देता है। जब श्यामलाल अपने परिवार के पास पहुंचता है, उस समय उसकी माँ अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। बेचारा श्यामलाल मजबूर था, वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी पत्नी से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। माँ की तबीयत कैसी है राधिका? तुम्हें पता है, आज मैंने पूरे गांव में बहुत लोगों से मदद मांगी, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेचारी इस बेरहम गर्मी और धूप को नहीं सहन कर पाई। श्यामलाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका। अरे जी, आप शांत हो जाइए। माँ जी का साथ हमारे साथ इतना ही था, अब रोने से वो वापस नहीं आएंगी। माँ जी हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। शांत हो जाइए जी। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत ऊपर वाले ने कैसे लिखा। ये मौसम भी बनाए तो हम गरीबों को सताने के लिए। श्यामलाल की बेटी भी गर्मी के कारण बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को श्यामलाल ने खो दिया था, पर वह अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। उसने अपने मन में यह फैसला लिया कि वह अब अपनी बेटी को और तकलीफ नहीं होने देगा। श्यामलाल लोगों के खेतों में मेहनत और मजदूरी करने लगा और उसकी पत्नी राधिका भी लोगों के घरों में खाना बनाने और मेहनत मजदूरी का काम करने लगी। एक दिन श्यामलाल सेठ धनवान के पास जाता है और उसे अपनी पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो श्यामलाल, काश उस दिन मैंने तुम्हारा मदद कर दिया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। सेठ धनवान उसको उसकी मजदूरी का पैसा दे देता है, जिससे श्यामलाल उन पैसों से गांव से बाहर अपने परिवार वालों के लिए एक छोटा सा झोपड़ी बना लेता है। गर्मी से बचने के लिए अब श्यामलाल के पास एक छत थी और उसकी बेटी गुड़िया भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर श्यामलाल को अब भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी करीबी और गर्मी के कारण उसने अपनी माँ को खो दिया था।